हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। लक्ष्मीकांत की बुक है, 7th एडिशन है। अभी लेटेस्ट 8th आया हुआ है। 8th और 7th एडिशन में कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। और मैं ये चैप्टर इसलिए शुरू कर रही हूँ क्योंकि अभी हमारे 53वें जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उन्होंने ओथ ली है, जिसका नाम है जस्टिस सूर्यकांत। और मेरे लिए प्राउड की बात ये है कि ये हमारे हरियाणा स्टेट से आते हैं और इनका गांव है पेटवाड़ गांव, जो मेरे गांव के आसपास ही है। तो मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है कि हमारे हरियाणा से और इवन मेरे आसपास के गांव से कोई यहाँ तक पहुँचा है। होपफुली कि ये डेमोक्रेसी को मेंटेन रखेंगे और जनता के हित में डिसीजन देंगे। ओके, हम शुरू करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में। कहते हैं कि जैसे अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या है, इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम विद सुप्रीम कोर्ट एट द टॉप एंड द हाई कोर्ट बिलो इट। ये कहता है कि जैसे अनलाइक अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से अलग कैसे, मैं आपको बताती हूँ कि इंडिया के अंदर क्या होता है। कि देखो, आपको पता है ना कि टॉप पर हमारा क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है। सुप्रीम कोर्ट के नीचे क्या होते हैं, हाई कोर्ट होते हैं। और हाई कोर्ट के नीचे क्या होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं और सेशन कोर्ट वगैरह होते हैं। तो हमारे अंदर ये इंटीग्रेसी है, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन है वो मानने पड़ते हैं किसको, सभी कोर्ट्स को। लेकिन अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका में होते हैं फेडरल कोर्ट। क्या होते हैं, फेडरल कोर्ट। और फेडरल कोर्ट का क्या सीन होता है कि वो अपने इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकते हैं। तो कहता है कि अमेरिका से भिन्न हमारे यहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ पे है इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। सुप्रीम कोर्ट टॉप पे है, उसके नीचे हाई कोर्ट आते हैं। और हाई कोर्ट के नीचे, हाई कोर्ट किसके अंदर काम करता है, स्टेट के अंदर। देयर इज ए हायरार्की ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट, मतलब कि हाई कोर्ट के नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आते हैं और उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आते हैं और लोअर कोर्ट आते हैं। तो ये एक सिस्टम है हमारे अंदर कोर्ट्स का, मतलब कि एक सिंगल सिस्टम है जो कि अडॉप्ट किया है। किसके तहत, हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। जब मैं आपको सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाऊंगी ना, तो आपको बताऊंगी कि हमारे संविधान में कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं। और मेजर जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया गया है 1935 का। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है, एनफोर्सेस बोथ सेंट्रल लॉज एज वेल एज द स्टेट लॉज। लेकिन अगर हम यूएसए की बात करें, यूएसए ऑन द अदर हैंड, फेडरल लॉज आर एनफोर्स्ड बाय द फेडरल जुडिशरी एंड स्टेट लॉज आर एनफोर्स्ड बाय द स्टेट जुडिशरी। मतलब जो जैसे हमारे यहाँ टॉप पे सेंटर में सुप्रीम कोर्ट है, तो वहाँ पे जो टॉप है उसको बोलते हैं फेडरल कोर्ट, और स्टेट के कोर्ट हैं उनको बोलते हैं स्टेट कोर्ट। देयर इज अ डबल कोर्ट इन द यूएसए। और हमारे यहाँ पे डिफरेंस पूछ लिया जाता है, मैं ये कई बार डिफरेंस लिखना होता है या फिर मैच ऑफ द कॉलम में आ सकता है, तो आपको एक एक लाइन ना बड़ी ध्यान से पढ़नी है। तो यूएसए के अंदर क्या है, यूएसए में है डबल कोर्ट सिस्टम, वन फॉर द सेंटर अदर फॉर द स्टेट। और लेकिन हमारे यहाँ क्या है, टोटल सम अप है। हमारे यहाँ पे एक इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम है, जो कानून सुप्रीम कोर्ट ने पास कर दिया वो सारे देश से इम्प्लीमेंट होगा। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज इनॉग्रेटेड, कब किया गया था, इसकी नींव है वो कब रखी गई थी, ये 28 जनवरी 1950 को रखी गई थी। और इसने किसकी जगह ली थी, इसने फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की जगह ली थी। मतलब अंग्रेजों ने जो कोर्ट बनाया था उसकी जगह हमने हमारा कोर्ट कर दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और जो कि किस एक्ट के तहत इस्टेब्लिश किया गया, 1935 एक्ट के अकॉर्डिंग इसको एस्टैब्लिश किया गया। जुरिडिक्शन द सुप्रीम कोर्ट इज ग्रेटर देन ऑफ हिज प्रेसिडेसर। अब कह रहा है कि जो अब का सुप्रीम कोर्ट है ना इंडिया का, उसकी जुरिडिक्शन, उसके फैसले हैं एक वाइड रीजन्स के अंदर आते हैं, बहुत जगह इम्प्लीमेंट होते हैं। लेकिन जो प्रीवियस कोर्ट था फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, उसके फैसले, आपको पता है ना कि हम अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं, तो फेडरल कोर्ट था जो अंग्रेजों का कोर्ट था, तो वो सिर्फ क्या करता था, उन्हीं के इंटरेस्ट के फैसले देता था, उन्हीं के जो एरिया में अवेलेबल हों उन्हीं के लिए बेनिफिशियल हों। तो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो आज़ाद भारत का सुप्रीम कोर्ट है और ये पूरी पब्लिक के इंटरेस्ट में फैसले देता है, गवर्नमेंट के इंटरेस्ट में नहीं। ठीक है। दिस इज बिकॉज द सुप्रीम कोर्ट रिप्लेस्ड द ब्रिटिश
ब्रिटिश प्रीवी काउंसिल एज अ हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या रिप्लेस कर दिया, जो प्रीवी काउंसिल थी ब्रिटिश की, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील था। कैसे, देखो मैं आपको बताती हूँ। जब हम इनके स्लेव थे, ब्रिटेन के जब हम स्लेव थे, जब हमारा देश गुलाम था, तो क्या था कि हमारे यहाँ पे कोर्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो फैसला मान लो कोर्ट ने सुना दिया, तो अब इसके अगेंस्ट भी मान लो कि मैंने अपील करनी है, मेरे को ये फैसला रास नहीं आया, तो मुझे यूके में ब्रिटिश प्रीवी काउंसिल के पास जाना पड़ता था, क्योंकि ब्रिटेन में यहाँ पे काउंसिल है ना, ब्रिटेन में पार्लियामेंट ही सोवरेन है। हमारे यहाँ कौन सोवरेन है, कॉन्स्टिट्यूशन सोवरेन है, और कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है। लेकिन वहाँ पे कहते हैं ना, ब्रिटेन की पार्लियामेंट इतनी स्ट्रॉन्ग है, वो सारे काम कर सकती है सिवाय एक के कि लड़के को लड़की बना दो या लड़की को लड़का बना दो। जेंडर तो वो चेंज कर नहीं सकते, लेकिन लॉज उनके इतने सुप्रीम है कि पार्लियामेंट की चलती है। अब आगे हमने क्या पढ़ते हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना है कि आर्टिकल 124 से लेके 147 पार्ट 5 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहाँ पे आता है, संविधान में अगर आपसे पूछ ले पार्ट 5 में आता है। और इससे रिलेटेड जो आर्टिकल है वो है 124 से लेके 147 तक, ठीक है। ये आर्टिकल क्या करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन कैसी होगी सुप्रीम कोर्ट की, मतलब कि अपने तरीके से इंडिपेंडेंस रहेगी, जुरिडिक्शन इनका ओके। आपको याद क्या करना है, आपको याद ये रखना है कि पार्ट 5 में आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, और आर्टिकल है 124 से 147। और ये आर्टिकल क्या बताते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन मतलब कैसी स्ट्रक्चर रहेगी सुप्रीम कोर्ट की, कितना ये इंडिपेंडेंट रहेगा, इसकी क्या क्या जुरिडिक्शंस हैं, क्या इसकी शक्तियाँ हैं, कैसे जज को अपॉइंट करना, प्रोसीजर क्या रहेगा, ये सब के बारे में हमें बताते हैं। और पार्लियामेंट को भी अथॉरिटी दी गई है कि रेगुलेट किया जाए। मतलब कि देखो यहाँ पे क्या है, मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। ये देखो यहाँ ड्रॉ करती हूँ मैं थोड़ा सा, ये हो गया हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये हमारी होगी पार्लियामेंट, और ये हमारा हो गया एग्जीक्यूटिव। अब देखो ये तो हैं एक ही थाली के चट्टे बट्टे, पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव, मतलब कि यहाँ पे कानून बनते हैं और यही फिर मंत्रालय के थ्रू, ऑफिसर्स के थ्रू इम्प्लीमेंट होते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ से कोई चीज़ कानून अगर रास नहीं आता तो इसके लिए अपील की जाती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फिर पार्लियामेंट के कानून को जज करता है कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में है कि नहीं है। अब यहाँ पे क्या है, तीनों के तीनों एक दूसरे से बंधे हुए हैं। किसी को भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की पता है खूबसूरती, सबसे बड़ी खूबसूरती यही है, किसी को भी बिल्कुल इंडिपेंडेंट नहीं छोड़ा है। क्यों? अगर पार्लियामेंट को सोवरन कर दें, बिल्कुल सोवरन कर दें, तो आपको पता है कि पॉलिटिशियंस का नेचर क्या होता है, ये डिक्टेटरशिप करने लग जाएंगे। एग्जीक्यूटिव भी इसी तरह से अपना ऑर्डर चलाने लग जाएंगे। अगर हम सुप्रीम कोर्ट को ही क्या कहते हैं इंडिपेंडेंट कर दें, बिल्कुल सोवरन छोड़ दें, तो फिर क्या होगा कि कई बार क्या होता है जो जुडिशियल एक्टिविज्म होती है उसके तहत कह लो, या फिर सुप्रीम कोर्ट भी क्या करेगा कि पार्लियामेंट के रास्ते में इंटरफेयर करना शुरू कर देगा, अपने आप को सर्वे सर्वा मानेगा। तो ये हमारे संविधान की खूबसूरती है कि सबको एक दूसरे के साथ लिंक किया हुआ है, ठीक है। ओके, अब देखो कि कैसे कंपोजिशन रहेगी और अपॉइंटमेंट रहेगी। अगर कहता है प्रेजेंट की बात करें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ 34 जजेज। अब हमारे कोर्ट में कितने हैं? 34 जज हैं, जिसमें इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। चीफ जस्टिस इंडिया है और क्या है 33 अलग जज हैं, मतलब इस 34 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी इंक्लूड है। कहता कि ओरिजिनली अगर हम बात करें जब सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था 28 जनवरी 1950 को, तो फिक्स कर दिया गया था 8 जज, और इस 8 जज में भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया था और 7 अदर जज थे। फिर ऑब्वियस सी बात है भी, इतना बड़ा देश है, करोड़ों की आबादी है, मुकदमे इतने ज़्यादा होते हैं, तो इतने से जज तो एनफ है नहीं। तो धीरे धीरे पार्लियामेंट ने क्या किया, नंबर इंक्रीज किया प्रोग्रेसिवली। 56 में 10 जज करिए, और 1960 में फिर 13 बढ़ा दिए, और 1970 में फिर 17,
और 86 में आते आते 25 हो गए, और 2008 में 30 थे, और 2008 के बाद 2019 में 33 किए गए हैं। तो 19 से लेके अब 25 का टाइम आ गया, लेकिन अभी और जज हमारे सुप्रीम कोर्ट में ऐड नहीं हुए हैं, अभी 34 हैं। ठीक है। वेरियस एक्ट रेगुलेट द कंपोजिशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट समराइज इन टेबल नंबर। अब हम टेबल नंबर 26.2 में देखेंगे कि भी कैसे कैसे रेगुलेट किए जाते हैं। उससे पहले हम अपॉइंटमेंट देख लेते हैं जजों की। अपॉइंटमेंट कैसे करते हैं? जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर कंसल्टेशन विद सच जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज सी डीम्ड नेसेसरी। ये याद रखना है आपने। कैसे करेगी? सीजीआई की, जैसे अभी हमारे 53वें जस्टिस सूर्यकांत कौन से नंबर के जज बने हैं? 53वें नंबर के जज बने हैं। तो कैसे हुआ कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट कैसे किया जाएगा? प्रेसिडेंट के द्वारा। और किसके साथ कंसल्ट करेंगे? जो जजेज हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनसे, हाई कोर्ट के जज हैं, और जैसा उनको जरूरी लगता है उस तरह से कंसल्ट करके। और फिर अदर जज को कैसे अपॉइंट किया जाता है? प्रेसिडेंट कंसल्ट करेगी किससे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से और अदर जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के, जो भी इनको सही लगेगा। फिर कंसल्टेशन करेगी चीफ जस्टिस इज ऑब्लिगेटरी इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जज अदर देन चीफ जस्टिस, कि भाई चीफ जस्टिस को छोड़ के बाकी जजों की जब अपॉइंटमेंट होती है तो कंसल्टेशन है वो जरूरी होती है, माननी पड़ती है। अब कहता है कि जो ये कंट्रोवर्सी थी ओवर कंसल्टेशन, इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि क्या चीज रही है ये। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि द सुप्रीम कोर्ट हैज डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्ड कंसल्टेशन। सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग सॉल्यूशन निकालने शुरू कर दिए, अलग अलग मतलब निकालने शुरू कर दिए। जो टर्म था कंसल्टेशन भी, सलाह लेनी है। तो सबसे पहले आया फर्स्ट जज केस। इंपॉर्टेंट है ये, स्टार लगा लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट जज केस आया 1981 में। तो कोर्ट ने कहा कि कंसल्टेशन का मतलब कॉन्करेंस नहीं है। ठीक है। एंड इसका क्या मतलब निकाला? इट ओनली इम्प्लाइज एक्सचेंज ऑफ व्यूज। भी इतनी ये कंपलसरी नहीं है कंसल्टेशन, आप सिर्फ वार्तालाप कर सकते हो, कन्वर्सेशन कर सकते हो। लेकिन फिर सेकंड जज केस आता है 1993 में। पहला कब आया था? पहला आया था 1981 में, फिर आता है 1993 में। ठीक है, 12-13 साल बाद। द कोर्ट, अब कोर्ट ने क्या कहा? द कोर्ट रिवर्स हिज अर्लियर रूलिंग एंड चेंज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कंसल्टेशन। अपनी ही बात इसने पलट दी। जैसे अभी फिलहाल के केस में हुआ था ना, पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया था कि गवर्नर पे टाइम लिमिट लगा दी थी कि इस टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग ही आप बिल पास करोगे, बिलों पे कुंडली मार के नहीं बैठोगे, ऐसे तो तुम स्टेट का काम ही नहीं चलने दोगे। लेकिन अब फिर से अपना फैसला पलट दिया है। अब फैसला पलट दिया है, आपको बोला कि हम सलाह दे सकते हैं, गवर्नर को बाउंड नहीं कर सकते, लिमिट नहीं लगा सकते। तो देखो, पहले तो 2 जजों की बेंच ने फैसला दिया था कि आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को करना है कि टाइम से बिल पास करने हैं। ठीक है, लिमिट लगा दी। अब इस 2 जज के जो फैसले को किसने पलटा? 5 जजों की बेंच ने पलटा। अब ये जो बेंच जो बनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाते हैं, ये आर्टिकल 145 के अकॉर्डिंग बनाते हैं। अब जब ये फैसला पलटना होगा ना, तो इन 5 जजों से ज़्यादा जज होने चाहिए नेक्स्ट बेंच में, तब जाके ये फैसला पलटा जाएगा। ठीक है। तो सेकंड जज केस में क्या हुआ कि अपना ही रूलिंग है वो चेंज कर दिया, रिवर्स कर दिया, और कहा कि जो वर्ड कंसल्टेशन है इसका मतलब है ये बाइंडिंग है, भी हमारी सलाह आपके ऊपर बाइंडिंग है। तो रूल्स दैट एडवाइस टेंडर्ड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज बाइंडिंग ऑफ द प्रेसिडेंट मैटर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट। मतलब अब जब से आप सुप्रीम कोर्ट में जज बाई अपॉइंट करोगे तो सीजीआई की जो सलाह है वो आपको माननी ही पड़ेगी, जो ओपिनियन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का। लेकिन बट द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट would tender this her advice on the matter after consulting 2 of his senior most colleagues। मतलब इसमें क्या कहा कि 2 जज, एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ का जज जो मेन है सीजीआई, और 2 अदर भी, इनकी सलाह भी आपने लेनी पड़ेगी। सिमिलरली फिर तीसरा जज केस आता है 1998 में। पहला कब आया? 81 में।
दूसरा कब आया 93 में, तीसरा कब आया 98 में। याद रखना है, मैथ्स के लिए आ जाते हैं कि मैथ्स करो कौन सा कब आया और कौन से में क्या बात की गई। पहले में क्या बात की गई कि सलाह ले सकते हो, बाइंडिंग नहीं है। दूसरे में क्या है, CGI की सलाह बाइंडिंग है, लेकिन दो जो सीनियर जज हैं उनका ओपिनियन भी मैटर करता है। तीसरे में क्या आता है, कोर्ट ने ओपिनियन दिया कि कंसल्टेशन है अडोप्टेड बाय द चीफ जस्टिस। ओके, कहते हैं कि कोर्ट ने क्या ओपिनियन दिया कि जो कंसल्टेशन की प्रोसेस है अडोप्टेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिक्वायर कंसल्टेशन ऑफ द पोलैरिटी जजेस, मतलब सोल ओपिनियन है जो CGI का, वो कॉन्स्टिट्यूट नहीं होएगा, कंसल्टेशन करनी पड़ेगी। ही और शुड हैव कंसल्ट ए कोलिजियम ऑफ द 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और इवन 2 जजेस गिवन द एडवर्स ओपिनियन। सी डिड नॉट सेंड द रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब कि एक तो सुप्रीम कोर्ट हो गया और 4 अदर जज हो गए, इनका भी मानना पड़ेगा। अगर दो ने कह दिया कि मैं आपसे सहमत नहीं हूँ तो फिर वो गवर्नमेंट नहीं मानेगी उस रिकमेंडेशन को, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई आपसे पूछ ले कि कोलिजियम सिस्टम है वो कौन से केस से निकल के आया था, तो वो आया था 3rd जज केस से। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। ओके, अब क्या है, ये आपको मैंने बता दिया कि उनकी रिकमेंडेशन अगर 2 जज डिनाई कर देते तो नहीं माने जाएंगे। द कोर्ट हैड दैट द रिकमेंडेशन मेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विदाउट कंप्लाइंग द नॉर्म्स एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द कंसल्टेशन प्रोसेस आर नॉट बाइंडिंग टू द गवर्नमेंट। अगर ये इसके अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे तो वो बाइंडिंग नहीं है गवर्नमेंट के लिए रिकमेंडेशन भी, आप इस जज को अपॉइंट करो। फिर गवर्नमेंट क्या करती है, 19वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लेके आती है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इस पे जितने मर्जी स्टार लगा लो, मैच ऑफ द कॉलम में ये चीज़ आ जाते हैं, ये केसेस भी और ये भी। जो अमेंडमेंट है कि अमेंडमेंट एक्ट लेके आई 99वां 2014 में, जिसका नाम इसने रखा नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट, NAJC, NJAC भी इसको बोल देते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि इसमें रिप्लेस द कोलिजियम सिस्टम ऑफ अपॉइंटिंग जजेस टू द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स विद ए न्यू बॉडी कॉल्ड द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन NJAC। आपको ये जरूर याद रखना है। हालांकि अब ये सुप्रीम कोर्ट पलट देगा, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देगा। देखो क्या हुआ, गवर्नमेंट शानी थी। अब गवर्नमेंट को जब अपने फेवर की चीज़ें करनी हो तो इन्होंने क्या कहा, भाई कोलिजियम सिस्टम नहीं होगा। कोलिजियम सिस्टम में बेटा ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट हो गया और अदर जजेज हो गए, ठीक है, यही आपस में कंसल्ट करेंगे कि किसको तो CGI बनाना है, किसका प्रमोशन करना है, किसको हाई कोर्ट भेजना है, किसको हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट लेके आना है, कितने जजों की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब सरकार ने क्या सोचा, चलो भाई हाँ मेजोरिटी में है तो एक अमेंडमेंट लेके आते हैं और इसमें क्या कहा कि कोलिजियम सिस्टम के तहत अब अपॉइंटमेंट नहीं होगी, गवर्नमेंट करेगी। इसका नाम रख दिया नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। मतलब अब कमीशन है तो इसमें गवर्नमेंट के आदमी होंगे, इलेक्टेड बॉडी तो ये है नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट के पास जब ये जाता है अपील तो क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है। डिक्लेयर्ड बोथ 19th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो करी है सरकार ने और जो कमीशन बनाया है ना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ऑब्वियस सी बात है, ये थोड़ी ना अपनी पावर से एयर करेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट थोड़ी चाहेगा कि इनके सिर पे भी कोई डंडा लेके खड़ा हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से नल एंड वॉइड करार दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने। कॉन्सिक्वेंटली अर्लियर कोलिजियम सिस्टम बिकम द ऑपरेटिव अगेन। तो अब तक भी कोलिजियम सिस्टम है हमारा वो चल रहा है, ठीक है। NJAC जो नेशनल जुडिशियल कमीशन है वो क्या हो गया, वो हो गया अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अब हम कोलिजियम सिस्टम के थ्रू ही ऑपरेट करेंगे, ऐसा वर्डिक्ट दिया गया 4th जज केस में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो फिर से याद कर लो, बताती हूँ। 81 में क्या आया, फर्स्ट जज केस आया। इसमें कहा कि आप सलाह कर सकते हो अपॉइंटमेंट के लिए, प्रेसिडेंट को बोला गया, ठीक है। और फिर 1988 में क्या किया गया कि यहाँ से शुरुआत सी हो गई थी कोलिजियम सिस्टम की। 1988 में कहा गया कि ठीक है सलाह है वो ऑब्लिगेटरी नहीं है, लेकिन 1998 में क्या कहा, 1998 में कहा
कि भाई सलाह है वो माननी पड़ेगी। ठीक है, फिर से देख लो। 1981 में फर्स्ट जज केस आया कि कंसल्टेशन का मतलब बाइंडिंग नहीं है। सेकंड जज में कहा कि कंसल्टेशन है वो बाइंडिंग है। ठीक है, थर्ड जज केस में क्या कहा कि 2 सीनियर मोस्ट जज से और भी आपको कंसल्ट करना पड़ेगा। थर्ड जज केस में क्या कहा 1988 में कि भाई जो थर्ड जज केस आया है 1998 में, 1988 कह रही हूँ मैं बार बार, सॉरी इसके लिए, कि सुप्रीम कोर्ट जो कंसल्टेशन प्रोसेस है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, तो उसमें आपने क्या करना है कि सोल ओपिनियन है वो मैटर नहीं करेगा, उसको अपने 4 सीनियर मोस्ट जज से भी कंसल्ट करना पड़ेगा। फिर सरकार ले आई क्या ये जो 99वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ले आई। इसमें क्या हुआ कि सरकार ने कहा कि अब कमीशन बनाएंगे और कॉलेजियम सिस्टम से नहीं अपॉइंटमेंट करेंगे, सरकार के थ्रू अपॉइंटमेंट होगी। तो 2015 में क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इसको नल एंड वॉइड करार देता है, भाई तुम्हारा कानून अपने पास रखो, हमें नहीं चाहिए। और ये 4th जज केस आता है, ये इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। उसके बाद अब हमने देखना है अपॉइंटमेंट देखनी है चीफ जस्टिस की। कहता है कि 1950 से लेकर 1973 तक जो प्रैक्टिस की जाती थी अपॉइंटमेंट के लिए, तो सीनियर मोस्ट जज को अपॉइंट किया जाता था कोर्ट में। जो सीनियर मोस्ट जज होगा वही आपका CJI बनेगा। तो इससे क्या हुआ कि जो कन्वेंशन थी कि सीनियर मोस्ट जज ही बनेगा, तो 1973 में ये वायलेट हो जाती है। जो AN राय था उसको अपॉइंट कर दिया जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और जो ये AN रॉय था ना, ये सुपरसीड कर जाता है भाई 3 सीनियर मोस्ट जजेस को, मतलब 3 बैठे हैं उनको छोड़ के किसी जूनियर को बना दिया जाता है। फिर 1977 में MU बेग नाम के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उनको भी बनाया जाता है 2 सीनियर मोस्ट जजेस को बाईपास करके। अब क्या हो गया कि ये तो मनमानी करने लगी गवर्नमेंट, डिस्क्रिशन मतलब अपनी पावर दिखाने लगी, और सुप्रीम कोर्ट की पावर है वो कर्टेल होगी। जो सेकंड जज केस में कहा गया था कि भी कंसल्टेशन से बनाना है और CJI की कंसल्टेशन है वो मैंडेटरी होगी गवर्नमेंट पे। तो इन विच द सुप्रीम कोर्ट क्या रूल दिया था कि सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शुड अलोन बी अपॉइंटेड द ऑफिस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये चीज़ है, कुछ हिस्ट्री का पोर्शन आपको याद रखना चाहिए। अब आते हैं हम क्वालिफिकेशन पे कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए जज की। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब हम अपॉइंट करते हैं जजों को, तो भी CJI की क्या होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया शुड हैव अ फॉलोइंग क्वालिफिकेशन। भी सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, पहली बात तो, और वो जज रहा हो हाई कोर्ट के अंदर, ठीक है, फॉर 5 years, भी 5 साल या तो जज रहा हो या 10 साल का उसके पास क्या हो, हाई कोर्ट में एडवोकेसी का एक्सपीरियंस हो, या फिर वो प्रेसिडेंट के ओपिनियन में बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट हो। ठीक है, क्या क्या कंडीशन है फिर से देख लो। पहली बात ऑब्वियस सी बात है, हमारी कंट्री का सिटीजन होना चाहिए। दूसरी बात, हाई कोर्ट में 5 साल तक सर्विस कर रखी हो। अगर 5 साल से हाई कोर्ट में जज ना रहा हो तो 10 साल है वो एडवोकेट रहा हो, एक्सपीरियंस हो एडवोकेसी का। या फिर प्रेसिडेंट को लगता है कि वो तो बहुत ही बड़ा ज्ञाता है जुडिशरी का, तो आप उसको सुप्रीम कोर्ट में एज अ जज है वो अपॉइंट कर सकते हो। यहाँ पे कोई मिनिमम एज है अपॉइंटमेंट की वो डिस्क्राइब नहीं करी है कॉन्स्टिट्यूशन में, स्टेटमेंट दे के क्वेश्चन पूछ लेंगे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे ना थोड़ा बताया हुआ है, जो AN रॉय थे ये क्या थे, 4th नंबर पे आते थे सीनियोरिटी में। इससे पहले 3 जजेस और आते थे जिनका नाम था JM चार्ल्ट, KS हेगड़े और AN गवर्नर। इन तीनों जजों को इन तीनों जजों ने क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया। क्यों? क्योंकि केशवानंद भारती केस में इनका जो डिसीजन था वो पब्लिक के इंटरेस्ट में आया था, ना कि गवर्नमेंट के इंटरेस्ट में। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अगर थोड़ा सा आपको डीप में पढ़ना तो आप ये रेफरेंस से पढ़ सकते हैं।
फिर कहता है ओथ और अफर्मेशन। ये आपको पता होना चाहिए कि ओथ तो हम लेते हैं भगवान को साक्षी मान के, और अफर्मेशन है भी अपनी इंटरनल जो भी आपका बिलीफ जो आप जिसमें करते हो, ठीक है। अ पर्सन अपॉइंटेड एज ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बिफोर एंटरिंग हिज ऑफिस हैज़ टू मेक एन सब्सक्राइब ओथ और अफर्मेशन, ठीक है। तो इसमें कैसे ओथ लेते हैं, प्रेसिडेंट के सामने ओथ ली जाती है, और क्या होता है कि बियर द ट्रू फेथ और एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। पहली बात तो जज का ही कॉन्स्टिट्यूशन में फेथ होना चाहिए, और उसके जो इतने भी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ वो काम करेंगे। दूसरा क्या है, सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी, भी देश की संप्रभुता को और इंटीग्रिटी को बनाए रखेंगे, और डूली फेथफुली एंड टू बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी, भी अपनी जो एबिलिटी है उसका बेस्ट नॉलेज का यूज करके ही वो डिसीजन देंगे, बिना किसी फियर और फेवर के, बिना किसी इंटरेस्ट के बीच। ऑब्वियस सी बात है, अगर जजेज हैं वो सिर्फ पावरफुल आदमी के बारे में ही सोचने लगेगा तो जो गरीब जनता है वो तो बेचारी ऐसे ही मर जाएगी। स्टेट तो वैसे ही इंटॉलरेंट होता है, जब राइट थोड़ी ना मांगने से मिलते हैं। आजकल जितने भी राइट मिले आपको क्या लगता है वो ऐसे ही मिल गए थे पब्लिक को। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है किसको, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को, और कॉन्स्टिट्यूशन जो सबसे बड़ा कानून है उसको अपहोल्ड करके रखना है। अब हम बात कर लेते हैं जजेज की सैलरी और अलाउंसेस के बारे में। जो सैलरी और अलाउंसेस मिलते हैं, प्रिविलेज जो मिलते हैं, पेंशन जो मिलते हैं, वो टाइम टू टाइम कौन डिसाइड करता है, पार्लियामेंट डिसाइड करती है, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है, और ये दोबारा से फिर वो वेरी नहीं की जा सकती कि भी घटा दी या इनकी सैलरी कम कर दी। एक बार अपॉइंटमेंट होगी, फिक्स होगी तो फिक्स ही होगी, एक्सेप्ट अगर नेशनल इमरजेंसी ना लगी हो देश में। 2018 में बात करें तो चीफ जस्टिस की सैलरी थी 1 लाख से 2,80,000 रुपये पर मंथ। डेट ऑफ जज की अगर बात करें तो 90,000 से 2.5 लाख रुपये पर मंथ। दे आर आल्सो पेड सैम्प्यूटरी अलाउंस एंड प्रोवाइड फ्री अकोमोडेशन भी मिलती है इनको, मेडिकल केयर, टेलीफोन बिल्स वगैरह, ये आप सबको पता है कि ये जो और अलाउंसेज हैं वो भी मिलते हैं। और रिटायर्ड चीफ जस्टिस और जजेस को 50% मिलता है लास्ट ड्रॉन सैलरी। मान लो कि मैं 1 लाख पे रिटायर होती हूँ तो मुझे 50,000 रुपये मिलेंगे एज ए पेंशन, मतलब जो भी लास्ट सैलरी होगी उसका 50% आपको पेंशन के रूप में मिलेगा। और 3 प्रोविज़न क्या है इसके रिगार्डिंग, कि भी ऑफिस इनको अब होल्ड करना है, कब तक ये ऑफिस में रह सकते हैं, जब तक इनकी एज 65 नहीं हो सकती, ठीक है। मतलब कि अगर 65 की होगी तो रिटायर हो जाएंगे, और रिजाइन दे सकते हैं प्रेसिडेंट को लेटर लिख के, और रिमूव भी किसके द्वारा किए जाते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा ही, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट। आप आगे देखेंगे कि कैसे रिमूवल किया जाता है जजेस का। अब करते हैं रिमूवल, कि रिमूवल कैसे करेंगे हम जजेस का। कहता है कि रिमूव तभी किए जा सकते हैं प्रेसिडेंट के ऑर्डर पे, और प्रेसिडेंट कैन इशू रिमूवल ऑर्डर ओनली आफ्टर द एड्रेस ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट जब कहेगी प्रेसिडेंट को तभी वो करेंगे, और इनके बारे में एक सेशन बुलाया जाएगा भी कैसे इनको रिमूव किया जाए। मतलब इतना आसान थोड़ी है कि जज को, किसी जज को हटाना। तो पार्लियामेंट सेशन को एड्रेस करेगी, सपोर्ट करेगी स्पेशल मेजोरिटी के साथ हर एक हाउस में। मतलब कि स्पेशल मेजोरिटी का मतलब है मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस एंड ए मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ मेंबर ऑफ दैट हाउस प्रेजेंट ऑन टू वोटिंग। देखो, मान लो कि लोकसभा में 545 की कैपेसिटी है, ठीक है, 545 हमारे क्या है, एमपी हैं। अब इसकी चाहिए हमें 2/3। अब मान लो कि 545 में से कितने आए हुए हैं वो देखने हमें, और जो प्रेजेंट एंड वोटिंग, मतलब कि जो प्रेजेंट होंगे और वोट करेंगे उनका 2/3, ठीक है। आगे समझ में, ये होती है स्पेशल मेजोरिटी। सिंपल सी 2/3 बंदे, आपको 2/3 बंदे रिमूव करेंगे, वो आए भी हुए होने चाहिए और उन्होंने वोटिंग भी करी होनी चाहिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। और ग्राउंड क्या है रिमूवल के, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने देखना है कि 2 ग्राउंड है रिमूवल के,
या तो वो मिसबिहेवियर कर रहा हो या उसके अंदर इनकैपेसिटी हो, मतलब या तो CGI ने मिसबिहेवियर किया हो या वो अपना काम अच्छे से ना कर पा रहा हो, इतना कैपेबल ना हो, ठीक है। और उसके लिए भी सेशन बुलाना पड़ता है, और 2/3 मेजोरिटी से जब सब हाँ भरेंगे तब जाके ये रिमूवल स्टार्ट होगा। और जो रिमूवल है, जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 का रेगुलेट करता है रिलेटेड टू रिमूवल ऑफ अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बाय द प्रोसेस ऑफ द इम्पीचमेंट। मतलब रिमूवल नहीं बोलते प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इम्पीचमेंट। ये याद रखना, इम्पीचमेंट जो शब्द है प्रेसिडेंट के लिए रखा जाता है, सिमिलरली इसके लिए भी रखा जाता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के लिए भी रखा जाता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जब हम कहेंगे ना भी इस जज को हटाना है, तो 100 जो मेंबर्स हैं लोकसभा के वो साइन करेंगे और 50 मेंबर हैं वो राज्यसभा के साइन करेंगे, और फिर ये स्पीकर को दिया जाएगा। फिर स्पीकर अगर इस मोशन को एडमिट करता है तो फिर डिस्कशन होगा, और फिर 2/3 से कमेटी बैठेगी, प्रेजेंट वोटिंग करेगी। अगर कमेटी को लगता है कि भी हाँ इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन में प्रूव हो जाते हैं, तब जाके रिमूवल होगा। तो एडमिट किया जाता है, स्पीकर कॉन्स्टिट्यूट करेगा 3 मेंबर की कमेटी, फिर इन्वेस्टिगेट करेगी भी जज पे क्या चार्जेज हैं, भी मिसबिहेव किया या इनकैपेसिटी थी। और कमेटी के अंदर कौन होना चाहिए, चीफ जस्टिस ऑफ और ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट। मतलब कि देखो, अगर CGI पे केस चल रहा है तो obvious सी बात है वो तो होगा नहीं, उसकी जगह सुप्रीम कोर्ट का एक जज होगा, एक हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा, और एक जो गवर्नमेंट की नज़रों में कोई ज्ञाता होगा, विद्वान होगा लॉ का, वो होगा, ठीक है। मेरे ख्याल से ना लेक्चर बहुत लंबा हो रहा है, और ये बस थोड़ा सा ये कर लेते हैं, फिर आगे कल करेंगे, ठीक है। मैं सोचती हूँ कि 2 लेक्चर में मैं आप लोगों तो 2 या 3 लेक्चर में एक चैप्टर है वो ख़त्म हो जाए, ताकि हमारी बुक है वो टाइम से आपका सिलेबस है वो कवर हो जाए। ओके, कहते हैं कि जो कमेटी अगर जज को गिल्टी फाइंड करती है मिसबिहेवियर को लेके या इनकैपेसिटी को लेके, तो फिर हाउस मोशन को पास करवाता है और फाइनली प्रेसिडेंट है वो रिमूव करते हैं। कहता है कि ये इंटरेस्टिंग है जानना कि अब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कोई भी जज इम्पीच नहीं हुआ है, इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट केस आया था इम्पीचमेंट का, जस्टिस V रामास्वामी का, इम्पोर्टेंट है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है 1991-1993 में। लेकिन इंक्वायरी कमेटी ने उन्हें फाउंड हिम गिल्टी ऑफ मिसबिहेवियर, कुड नॉट बी रिमूव्ड एज इम्पीचमेंट, मोशन वाज डिफीटेड इन द लोकसभा। तो जो मोशन था वो लोकसभा में डिफीट हो गया, क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी है उसने क्या कर लिया था, उस टाइम अब्सटेन कर लिया था, मतलब वो हट गई थी कि भी मैं वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रही हूँ। और रिटायर्ड जज की अगर बात करें, एट एनी टाइम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, रिक्वेस्ट कर सकते